25। दिल्ली को तो क्या ही बोले, पोल्यूशन ही नहीं खत्म होता। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। तो बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करना है। अच्छा, सरकार को बोलो, मेरे को क्यों बोल रहे हो? ठीक है। बांट दो, मैं लेके बैठू मेरे घर पे 1000 सिलेंडर। अभी आती हूँ बांटने एक एक करके दे। हाँ, सो बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करना आज हमें, विच इज योर लास्ट चैप्टर। देखो, अगर आप प्लानर देखोगे ना तो वहां पे आपको एक चैप्टर और भी मिलेगा, मैं उसको चैप्टर में नहीं कंसिडर कर रही हूँ। एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला कुछ आप मिलेगा, प्रैक्टिकल रिलेटेड है, वो वाला हम लोग नहीं करेंगे। रीजन इसके पीछे ये है, पहली बात तो वो अलग से चैप्टर नहीं है। जो तुम स्कूल में अब जो तुम प्रैक्टिकल लिख रहे हो ना, क्वालिटेटिव एनालिसिस पे प्रैक्टिकल, एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल भरवा रहे हैं ना तुमसे प्रैक्टिकल के पेजेस, वही है वो एक्चुअली में। तो वो कोई अलग से चैप्टर नहीं है केमिस्ट्री में जहाँ पे ये सब चीजें लिखी हुई हैं। तो अगर तुमने जितना स्कूल में परफॉर्म किया है, तुमने अपने जितने प्रैक्टिकल फाइल में वो चीजें लिखी हुई हैं, अगर तुम्हें याद रहती हैं, मान लो उससे रिलेटेड कोई सवाल आ जाता है और जो तुम्हें आता हो तो कर लेना, वरना मैं सजेस्ट नहीं करूंगी वो करने के लिए। रीजन, क्योंकि वो इतना ज्यादा वास्ट है। ठीक है, मतलब बहुत सारा कुछ है उसमें पढ़ाने में। मेरे को, अगर मैं पढ़ाने जाती हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लगेंगे उसको पढ़ाने में, लेकिन उसमें ऐसी बहुत कम चीजें हैं, मतलब मैं बोलूंगी ना के बराबर चीजें हैं जो समझने वाली हैं। सारी की सारी उसमें याद करने वाली हैं कि इसको इससे रिएक्ट किया तो ये कलर मिलेगा, इसको इससे करवाया तो इसमें ये प्रेजेंट हो सकता है। और इस टाइम पे मैं ये बोलूंगी कि तुम लोगों का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो वीक हैं, चाहे मैं 11th की बात करूं या 12th की बात करूं, तुम्हें भी पता है कि तुम्हें 11th-12th के जो चैप्टर्स हैं उसमें प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वो वाला मैं नहीं आप लोगों को बोलूंगी करने के लिए। हाँ, अगर कोई नीट का बच्चा होता तो शायद मैं उसको बोल देती, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने होते हैं। बट आप लोगों को मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगी। अगर मैं उसका पिछले पैटर्न देखूं पिछले साल का, तो कभी मन किया तो किसी शिफ्ट में एक सवाल आ जाता है उससे रिलेटेड, और कभी नहीं भी आता है। और जब आता है तो जरूरी नहीं है कि वो बन जाए सवाल, बिकॉज वो इतना वास्ट है, वो कहीं से भी उठा के पूछ सकता है उसको। तो इसीलिए बेटर है कि उसकी जगह आप कुछ 11th का कुछ हाई वेटेज पढ़ लो, जहां से हमें ये भी हो कि नंबर, मतलब क्वेश्चन आ जाएगा और हमारे मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है, तो उसकी तरफ कोई भी नहीं भागेगा। हाँ, अगर किसी को देखनी है वो वीडियो, मतलब किसी को करना ही है, तो प्लीज मुझे पर्सनली रीच आउट कर लेना, आई विल शेयर द रिकॉर्डेड लेक्चर। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स पे। अब देखो, बायोमोलिक्यूल्स को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है तुम्हारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एक तो कार्बोहाइड्रेट्स में किया गया है, और दूसरा आपका प्रोटीन्स, जिसमें हम अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड तीसरा आता है आपका न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स और विटामिन छोटे छोटे पार्ट्स हैं। ठीक है, वो तो बेसिकली मेजर जो पोर्शन है यही 3-4 चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, जिसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट से और प्रोटीन से। मतलब 90, मैं बोलूंगी 99% क्वेश्चन जो है बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से आते हैं। बाकी जो बच्चे हैं टॉपिक, उसमें कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, है ना। तो यानी कि हमारा जो बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस रहने वाली है, वो हमारी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स पे रहने वाली है। ठीक है, अच्छा, तो कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ने में अपने को 3 लेक्चर जाएंगे, 2.5 से 3 लेक्चर। प्रोटीन्स को पढ़ने में 2 लेक्चर, और बाकी जो बचा है वो 1 लेक्चर में हो जाएगा। ठीक है, सो इसीलिए ये चैप्टर लेगा तुम्हारा 5 से 6 दिन लेगा। और आज जो मैं तुम लोगों को कराऊंगी, पहले तो हम ये देख लेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। वैसे तो तुमने, जो तुम पैकिंग वगैरह खरीदते हो, तो वहां पे पीछे जब कंपोजिशन देखते हो तो वहां पे कार्बोहाइड्रेट्स लिखा होता है ना, कि इतने ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और हमारी बॉडी के लिए जरूरी तो है ही कार्बोहाइड्रेट्स।
तो अब हमें पढ़ना क्या क्या है इसमें वो हम देखेंगे। पहली बात है कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन क्या होती है, वो जाननी बहुत जरूरी है हमारे लिए। क्लासिफाई किस किस में किया गया है कार्बोहाइड्रेट्स को, वो हमें देखना है। फिर यहाँ पे एक कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज, वैसे तो काफी सारे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन आज मैं ग्लूकोज के बारे में तुमसे बात करूंगी, और ग्लूकोज के यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी हम रिएक्शंस के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। और ये चैप्टर आपको एनसीईआरटी लेवल पे ही पढ़ना है। हाँ, कुछ कुछ चीजें होंगी जो एक्स्ट्रा होंगी, वो मैं आपको बताती हुई जाऊंगी। बाकी सारे बच्चे इसको एनसीईआरटी से ही फॉलो करेंगे, कुछ और आपको फॉलो करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है कि अवंती का मॉड्यूल फॉलो कर लेंगे, ये कर लेंगे, कुछ नहीं। तो मैं एनसीईआरटी फॉलो करनी है एंड जस्ट टू पीवाईक्यूज। और इसमें 90% जो पीवाईक्यूज है, 90% ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन आता है जेईई में, वो एनसीईआरटी में से ही आता है। 10% केस ऐसा होता है जहां पे वो क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करता है। अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन फिर सबके लिए ही होता है, ठीक है, डिफिकल्ट वो सबके लिए ही होता है। शांति रखो बेटेज, बताऊंगी बेटेज अभी, ठीक है। तो 10% वो सबके लिए ही डिफिकल्ट होता है, तो हमें जो अपनी तैयारी करनी है वो 90% के हिसाब से करनी है। और जो उससे रिलेटेड हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट है लेकिन डुएबल है, उसके भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। सो मेरे को यही बताना था कि एनसीईआरटी बेस्ड ही आप लोगों को करना है। ओके, गौरव ग्रुप में ना मैसेज किया हुआ है दोपहर का, मैंने, प्लीज रिप्लाई कर देना उसका, ठीक है। हाँ चलो, अब वेटेज सुनते हैं। वेटेज में कुछ खास नहीं है, एक क्वेश्चन आएगा पेपर में, ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं है कि एक भी नहीं आएगा, एक तो पक्का आएगा। जिस शिफ्ट में भी तुम बैठोगे वहां पे एक सवाल तुम्हें बायोमोलिक्यूल से देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो अभी तक हमारा अमीन्स तक हो चुका है, प्लीज उसको स्ट्रॉन्ग करो। आज एक अमीन्स का और दूंगी तुम्हें पीवाईक्यूज वाला, 2024 का मैं दे चुकी हूँ, 2023 का दूंगी। और बायोमोलिक्यूल्स तुम मेरे साथ साथ पढ़ते जाओ, और तुम्हें बस घर पे इसको 20 मिनट्स ही रिवीजन करने की जरूरत है। बाकी तुम जो पढ़ रहे हो, फिजिक्स मैथ्स जो पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री में पढ़ते रहो। बस क्लास में आके सुन लेना इस चैप्टर को, और 20 1 मिनट थोड़ा सा रिवाइज करने पे इसको लगा देना, होता है इतना। इतना ये चैप्टर मांगता भी नहीं है कि मुझे चलो बहुत सारा पढ़ो, राइट। चलो ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स कह रहे हैं आर ऑफ सेवरल टाइप्स, तो मैंने अब तुम्हें बता ही दिया है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, एंजाइम्स, वो है, वो छोटू सा टॉपिक है, तो आधे पन्ने में खत्म किया हुआ है एनसीईआरटी में। विटामिन और न्यूक्लिक एसिड्स, तो हमें ज्यादा टाइम जो है इसमें लगेगा, पहले दो टॉपिक में। तो अब मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ कार्बोहाइड्रेट्स। एनसीईआरटी की बुक प्लीज मत खोल के बैठना, उसको पढ़ लेना क्लास के बाद, या तुम्हें जब टाइम मिले क्लास के नेक्स्ट क्लास में आने से पहले पढ़ लेना, ठीक है। देखो, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करूं तो यहाँ से कार्बन वर्ड निकलता है और यहाँ पे हाइड्रेट्स, ठीक है। तो अब हाइड्रेट्स से थोड़ा लेना देना किसका है, पानी का, और कार्बो से कार्बन का, हाँ या ना, ठीक है। मेरा ये पावर पॉइंट, तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स का जो मैं बोलूंगी, जो ओल्ड डेफिनेशन है, जो पहले टाइम में कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन बोली जाती थी, वो बोली जाती थी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या बोली जाती थी, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। अब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्या, इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CxH2O। तो मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स इस वाली डेफिनेशन में फिट आ जाते थे, उनको हम क्या बोलते थे कि वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये ओल्ड डेफिनेशन है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ, अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारा X6 है और Y6 है, तो देखना क्या हो जाएगा, यहाँ पे C6H12O6 हो जाएगा, यस और नो। और ये तुम्हारा होता है ग्लूकोज। तो ये जो है इस डेफिनेशन में फिट बैठ रहा है, यस और नो। हाँ मैम, बैठ रहा है, बैठ रहा है, बिल्कुल बैठ रहा है, ठीक है मैम, बहुत सही। अगर मान लो मैं X2 ले लूं और Y2 ले लूं, तो देखना क्या बनेगा, C2H2O ट्वाइस,
क्या ये CH3COOH है? ऐसे लिख दो इसको। देखना, 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। देखना, देखो, बट ये तो हमारे पास क्या है? दिस इज एसिटिक एसिड, दिस इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। ये एसिटिक एसिड है, कार्बोहाइड्रेट हमारा नहीं है, यानी कि कुछ गड़बड़ है इस डेफिनेशन में। यस और नो? और एक हमारे पास शुगर है, दैट इज रेमनोज। रट्टा मत मारना रेमनोज का, ये सिर्फ एग्जाम्पल तुम्हारे एनसीईआरटी में दो, इसका पूरे चैप्टर में कहीं भी यूज नहीं हो रहा है। C6H12O5 शुगर है ये हमारी, रेमनोज कार्बोहाइड्रेट है ये भी, लेकिन ये इस डेफिनेशन में तो फिट नहीं आ रहा है। यस और नो? तुम कैसे भी करके C6H12O5 तो नहीं ला सकते हो, हाँ या ना? तो ये कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये इस डेफिनेशन में फिट नहीं आ रहा, यानी कि कुछ तो भाई साहब है गड़बड़ इसमें, कुछ तो है। तो यानी कि इस डेफिनेशन जो ये बोली गई थी कि देवर पहले के टाइम पे कि दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, इसको क्या कर दिया गया? डिस्कार्ड कर दिया गया। तो अगर तुम किसी के आगे बोलोगे कि कार्बोहाइड्रेट्स, लेट मी एक्सप्लेन, हाँ, अगर तुम किसी के आगे बोलोगे कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होता है, तो ये डेफिनेशन आपकी सही नहीं मानी जाएगी। हाँ बोलो, जो पूछ रहा था कोई। मैम एक्स और वाई बराबर होनी जरूरी है डेफिनेशन के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपका इस फॉर्म में बनना चाहिए, ठीक है? और नहीं बन रहा है तो फिर नहीं होगा वो, सिंपल सी बात है। तो यानी कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आपकी उसकी डेफिनेशन, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन नहीं है। जरूरी नहीं है कि सारी जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो इस डेफिनेशन को कर रहे हैं, इस डेफिनेशन में फिट आ रहे हैं। कई ऐसे भी हैं जो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो फिट बैठ रहे हैं, बट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। तो भाई साहब कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से होंगे फिर, ये भी हमें देखना जरूरी है। आओ, तो कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन क्या होगी? कार्बोहाइड्रेट्स की जो डेफिनेशन अब के टाइम में बोली जाती है वो होती है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है? बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे उस कार्बोहाइड्रेट में, और उस कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड और कीटोन वाला क्या होने वाला है? फंक्शनल ग्रुप होने वाला है। जैसे एक बार मैं तुम्हें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, तुम्हें ये प्रैक्टिस आज की आज ही हो जाएगी कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। देखना इधर, ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। अगर तुम यहाँ देख पा रहे हो तो बहुत सारे OH ग्रुप तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप तुम्हें दिखाई दे रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो ऐसे ही जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हमें पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, या अगर आप किसी भी कार्बोहाइड्रेट की बात करो तो वहां पे आपको OH ग्रुप्स मिलेंगे, या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप मिलेगा या फिर कीटोनिक ग्रुप वहां पे मिलेगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन आप उसके अकॉर्डिंग नहीं बोलोगे जो मैंने फॉर्मूला बताया, क्योंकि कुछ उसमें फिट बैठ रहा है, कुछ उसमें फिट नहीं बैठ रहा, तो आप उसके हिसाब से नहीं बता सकते हो। आप बोलोगे कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, पहली चीज। और इनको हम सेकेराइड्स भी बोलते हैं। जो ये वर्ड है सेकेराइड्स, ये शुगर के लिए यूज होता है। बस कार्बोहाइड्रेट्स का इतना ही डेफिनेशन आप लोग, मतलब इतनी ही बात डेफिनेशन में पता होनी चाहिए। पेपर में ये आपसे नहीं पूछेगा कोई भी कि कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन क्या है, बट क्योंकि हम चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं और आपके लिए बिल्कुल न्यू चैप्टर है, क्योंकि आप सब PCM बैकग्राउंड से हो, तो फिर हमें छोटी छोटी चीजें यहाँ पे करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, ठीक है? तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मत बोल दीजिएगा, ठीक है क्या? चलूं आगे, हो जाएगा। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ध्यान कहाँ है तुम्हारा कृतिका? 4 बार रिपीट कर दी, फिर कह रही हो रिपीट कर दो। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, बहुत सारे OH ग्रुप्स होंगे,
और एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप वहां पे प्रेजेंट होगा। बार रिपीट करने के बाद भी रिपीट करा रहे हो। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होगा, तो कार्बोहाइड्रेट्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। किसमें किया गया है, फिर से सुन लो, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड क्या होता है, मोनो से तुम्हें पता चल रहा है एक, तो मोनोसेक्राइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको अगर आप हाइड्रोलाइज करो, हाइड्रोलाइज का मतलब क्या है, बेसिकली लिसिस का मतलब है यहाँ पे तोड़ना, तो अगर आप इनको हाइड्रोलाइज करते हो, तोड़ते हो, तो मोनोसेक्राइड्स फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। जैसे जो आपके मोनोसेक्राइड्स आपको पढ़ने हैं यहाँ पे, वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल है मोनोसेक्राइड्स के, बट जो आपको पढ़ने सबसे पॉपुलर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ग्लूकोज। ग्लूकोज आपका मोनोसेक्राइड है, तो अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हो ग्लूकोज की, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। ग्लूकोज किसी दूसरे मोनोसेक्राइड में नहीं टूटेगा, किसी दूसरे कार्बोहाइड्रेट में नहीं टूटेगा। ये है आपके मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। उसके बाद है ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स में तुम्हारे डाई, ट्राई ये सब आ जाते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स में जो हमें डील करना है, जो हमारे सिलेबस में है, वो है डाइसेक्राइड्स, ठीक है। वैसे ओलिगोसेक्राइड्स का मतलब क्या होता है, मतलब जब आप ओलिगोसेक्राइड्स की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो आपको 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स की यूनिट वहां पे मिल सकती है, ठीक है। लेकिन जो हमारे सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है, हमें डाइसेक्राइड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और डाइसेक्राइड्स में भी जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये हमें पढ़ना है। सबसे पॉपुलर सुक्रोज है, जो हमारे घर की शुगर भी है, टेबल शुगर, सुक्रोज। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हो तो ये डाइसेक्राइड्स मतलब 2 शुगर से मिलके बना है, तो जब इसको तोड़ोगे तो ये किस में टूटेगा, ग्लूकोज में टूटेगा और फ्रक्टोज में टूटेगा, ठीक है। तो इस तरीके से डाइसेक्राइड्स आप याद रखोगे। पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड में जब आप पॉलीसेक्राइड्स की हाइड्रोलिसिस कराते हो तो बहुत लार्ज नंबर में मोनोसेक्राइड्स की यूनिट्स आपको मिलती हैं। इसके जो पॉपुलर एग्जांपल्स हमें पढ़ने हैं, जो अपने सिलेबस में हैं, वो हैं स्टार्च। स्टार्च आपका पॉलीसेक्राइड है, जब आप स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको बहुत सारी यूनिट्स मिलती हैं ग्लूकोज की। ऐसे ही सेलुलोज, और ऐसे ही एक है ग्लाइकोजन। तो ये 3 पॉलीसेक्राइड्स आप लोगों को पढ़ने हैं, कुछ गिने चुने हैं जो आपको पढ़ना, बहुत सारा नहीं पढ़ना, फिर तो ये कार्बोहाइड्रेट 10 दिन ले लेगा, ठीक है। इसीलिए कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के बारे में, कुछ स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना है। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें पढ़ने हैं लगभग 8 से 9 कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना है, तो बस, ठीक है। सो इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। आगे चलूं, लिखना है लिख लो, बाकी ये तुम्हें एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तुम एनसीईआरटी में भी वैसे मार्क कर सकते हो, बट मैं चाहूंगी कि तुम लिख लो, क्योंकि आज हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो तुम्हें स्ट्रक्चर बनाने की आदत हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर स्ट्रक्चर बनाने की आदत नहीं होगी तो फिर बाद में तुम्हें प्रॉब्लम होगी जब बड़े बड़े स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने आएंगे। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो मैंडेटरी है कि भाई साहब हर एक बच्चे को आना ही चाहिए, ठीक है। चलो ओके। आगे है शुगर और नॉन शुगर। देखो कार्बोहाइड्रेट्स में भी शुगर और नॉन शुगर आ रहा है दोनों। क्या मतलब है इनका, देखो जो कार्बोहाइड्रेट, देखो कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो टेस्ट में मीठे होते हैं तो उनको शुगर्स बोल दिया गया है, और जो नहीं होते उनको नॉन शुगर बोल दिया गया है। और मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स जो होते हैं वो शुगर्स होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। बट एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये तुम्हें लाइन दिखाई देगी। तो जो मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स होते हैं वो शुगर होंगे, मतलब वो स्वीटिंग टेस्ट है। लेकिन जो आपके पॉलीसेक्राइड है, जो स्टार्च, सेलुलोज है, वो स्वीट नहीं होते हैं टेस्ट में। दे आर कार्बोहाइड्रेट बट दे आर नॉन शुगर्स। बस इसमें इतना ही तुम्हें ध्यान रखना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं यहाँ पे आएगा तुम्हारे से, पूछेगा वो, ठीक है। क्या क्या हो गया अभी तक मैंने तुम्हें बताया। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं बोलोगे, वो पहले टाइम में बोलते थे।
फिर जब पता चला कि कुछ तो फिट ही नहीं हो रहा इस डेफिनेशन में, तो इस डेफिनेशन का जो नाम जो आज के टाइम में जो डेफिनेशन बोलते हो आप इसकी, वो है आपकी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरी में इसको डाला, मतलब क्लासिफाई किया गया है, मोनो, ओलिगो और पॉली। मोनो में उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, ओलिगो में 2 से 10 आपको मोनोसेक्राइड्स की यूनिट्स मिलती हैं, और पॉली में आपको लार्ज नंबर में मोनोसेक्राइड्स की यूनिट मिलती है। कितनी मिलती है ये याद नहीं रखना, फिर भी एनसीईआरटी में मेंशन है कि 100 से 3000। हो गया? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ओके, आगे आते हैं रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ऑल राइट, देखो बेटा, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर ना, देखो ये एनसीईआरटी में 2 बार आएगी ये वाली चीज। एक तो जब तुम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करोगे तब कुछ पॉइंट्स वहां पे लिखे होंगे, और जब तुम चैप्टर में आगे प्रोग्रेस करोगे वहां पे दोबारा आएगा। तो मैं इसको डिटेल में तो आगे बताऊंगी, बट जो मेन मेन चीजें पता होनी चाहिए कि होता क्या है वो आपको अभी सीख लेना है। जैसे देखो, रिड्यूसिंग शुगर वो वाले शुगर होते हैं, ध्यान से सुनना, वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि फैलिंग सॉल्यूशन, टोलिंस रिएजेंट और बेंडिक सॉल्यूशन भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, उनको रिड्यूस कर सके। देखो तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें पढ़ाया तो थोड़ा सा मैं याद करवा देती हूँ। टोलिंस में हमने क्या किया था, टोलिंस टेस्ट में जो Ag प्लस है वो Ag में रिड्यूस हो रहा था, याद करो, हाँ या ना, हो रहा था। और क्या कर रहा था वो, एल्डिहाइड्स को क्या कर रहा था, ऑक्सीडाइज कर रहा था। फैलिंग सॉल्यूशन में क्या हो रहा था, कॉपर 2 प्लस कॉपर +1 में हो रहा था ना, रेड ब्राउन पीपीटी आ रहे थे, याद करो, ठीक है। और बेंडिक्स में भी हम यही कर रहे थे। तो वो कार्बोहाइड्रेट जो कि फैलिंग, टोलेंस और बेंडिक को रिड्यूस कर सके, उनको हम रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। अब बात ये आती है कि मैम हमें तो काफी सारे कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने हैं, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा। तो देखो, जितने भी आपके मोनोसेक्राइड्स होते हैं, आप मोनोसेक्राइड्स का मतलब तो समझ गए ना, जब जिनका हाइड्रोलिसिस कराओगे किसी और में नहीं टूटेंगे, ठीक है। आपको आपके जेई लेवल पे कितने मोनोसेक्राइड्स पढ़ने हैं, 4 या 5 ही पढ़ने हैं बस, है ना। उसमें से भी मेन अपना 2 है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं, बेशक वो एल्डोज हैं या कीटोज हैं। अब एल्डोज और कीटोज का मतलब क्या हुआ, देखो एल्ड का मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप से है, कीटो का मतलब कीटोन ग्रुप से है, और ओज का मतलब यहाँ पे शुगर से है। तो जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं वो क्या होंगे, रिड्यूसिंग शुगर्स होंगे। मतलब वो सब क्या करेंगे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और फैलिंग्स, टोलिंस और जो आपका बेंडिक सॉल्यूशन है उसको रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। डाइसेक्राइड्स में क्या होगा, डाइसेक्राइड्स में आपका जो सुक्रोज होगा, सुक्रोज इज ऑल्सो अ डाइसेक्राइड, जो अभी मैंने बताया था कि तोड़ने पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज की यूनिट में टूटेगा, वो आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। अब मैम ये हमें कैसे पता चलेगा, देखो अभी डिटेल में मैं आगे पढ़ाऊंगी, बस अभी इतना याद रखो कि अगर किसी स्ट्रक्चर में तुम्हें फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप दिख जाए, मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप वहां पे फ्री हो, तो वो रिड्यूसिंग शुगर होगा। तुम खुद सोचो, अगर मेरे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं होगा, ध्यान से सुनो, तो क्या वो ऑक्सीडाइजिंग हो पाएगा, ऑक्सीडाइज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि वो फैलिंग, टोलेंस को रिड्यूस कर दे, तो हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप शुड बी फ्री। अगर हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री नहीं होता है तो वो क्या होगा, फिर नॉन रिड्यूसिंग शुगर वाली कैटेगरी में आ जाएगा। और आपको पता ही है, जो ये फैलिंग्स, टोलिन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, एल्डिहाइडिक ग्रुप को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। तो तुम्हारा क्वेश्चन, अगर किसी ने बहुत ज्यादा दिमाग, मतलब अगर तुम सोच रहे हो, तो यहाँ पे शायद तुम्हारा एक क्वेश्चन अराइज हो सकता था कि मैम जो ये फैलिंग, टोलेंस है, ये तो कीटोन ग्रुप को ऑक्सीडाइज ही नहीं कराते, जब मैंने तुम्हें एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ाया था, याद आ रहा है, याद करो, मैंने कहा था एल्डिहाइड को करते हैं, टोलिन्स तो एरोमेटिक को भी करता है, बाकी तो एलिफेटिक को करता है, लेकिन कीटोन को कोई नहीं करता। यहाँ पे देखो क्या लाइन लिखी है इन्होंने,
ऑल मोनोसेक्राइड्स वेदर एल्डोज और कीटोज, और कीटोज में आप लोग फ्रक्टोज पढ़ने वाले हो, यानी कि ये रिड्यूसिंग शुगर। अब इसका आंसर व्हाई इज दिस सो, ऐसा क्यों हो रहा है कि कीटोन ग्रुप होने के बावजूद भी ये क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग शुगर है। इसका आंसर आपको तब मिलेगा जब आप अब फ्रक्टोज का क्या करेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अभी नहीं मिलेगा ये आंसर आपको, बट यस इसको लिख लेना जरूर, क्वेश्चन मार्क लगा लेना। तो जब फ्रक्टोज का हम स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो बाकी क्या लिखा हुआ है। ऑन द अदर हैंड, जिस शुगर में फंक्शनल ग्रुप फ्री होंगे उनको हम रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे, जैसे माल्टोज और लैक्टोज। ठीक है, अभी एक ही दिन में ये सारे नाम याद करने की कोशिश मत करना, भूल जाओगे वैसे भी। ठीक है, सो बस ये इसको लिख लो जितना यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि जब मैं इनके स्ट्रक्चर बनवाऊंगी ना सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज के, बार बार कम से कम 5-5 बार क्लास में, तो तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा। तो रटने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, लिख लो इसको जो लिख रहा है। चलो आगे ये नहीं लिखना है तुम्हें, बस एक बार सुन लो ये क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स, क्योंकि मोनोसेक्राइड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तो इसमें कुछ मोनोसेक्राइड्स के बारे में चीजें बोली हुई हैं। तो वो कह रहे हैं कि मोनोसेक्राइड्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम। वो कह रहे हैं कि अगर मोनोसेक्राइड जो है उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो उसको एल्डोज बोलेंगे, अभी मैंने बताया। कीटो ग्रुप है तो उसको कीटोज बोलेंगे। जैसे इधर आओ, अगर मान लो तुम्हारे मोनोसेक्राइड जो कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हो उसमें 3 कार्बन है, मोनोसेक्राइड्स में 3 कार्बन है, तो उसका जनरल टर्म हम यूज करते हैं ट्राइओज। ट्राई का मतलब 3, ओस का मतलब शुगर। बट अगर मान लो उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके लिए यूज करेंगे हम एल्डो ट्राइओज, कीटोन है तो कीटो ट्राइओज, एज सिंपल एज दैट। 5 है तो एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो एल्डोपेंटोज, और कीटोन है तो कीटोपेंटोज। अब्दुल्ला नहीं है क्या आज क्लास में? ठीक है, अगर 6 कार्बन है तो एल्डोहेक्सोज और कीटोहेक्सोज है। ठीक है, शांत है ना इसीलिए। ठीक है, और हमें जो डील करना है ना, बहुत ज्यादा जो हमें पढ़ना है वो इसके बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि आपको अभी मैंने स्ट्रक्चर के दर्शन करवाया था। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे एल्डोहेक्सोज, और फ्रक्टोज में हमारे 6 कार्बन होते हैं, उसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हम उसको कीटोहेक्सोज बोलेंगे। ठीक है, सो इसमें यही आपको सिर्फ मुझे दिखाना था, ये पेपर में नहीं आएगा, बट हाँ जब आप एनसीईआरटी रीड करेंगे तो तुम्हें पता होना चाहिए क्या लिख के दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलती हूँ। अब बात आती है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो आप ग्लूकोज को कैसे, किन तरीकों से प्रिपेयर कर सकते हो, तो 2 तरीके आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले सुक्रोज। तो सुक्रोज क्या होता है आपका, C12H22O11। ठीक है क्या, बोलो। C12H22O11 ये आपका होता है सुक्रोज। ये आपको वैसे भी पता होगा, जब अपन ने वहां पे किया था ना सोल्यूशन वाले चैप्टर में, नहीं पढ़े थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसका मोलर मास भी तुम्हें पता होना चाहिए वैसे 342। तो जब हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कराते हैं बेटा एसिडिक मीडियम में, तो हमें यहाँ पे इक्वी मोलर अमाउंट्स मिलते हैं, किसके, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के। इक्वी मोलर का मतलब क्या है, सिंपल भाषा में 1:1। अगर इसका एक मॉलिक्यूल मिल रहा है तो इसका भी एक ही मिलेगा, समझ रहे हो। तो इक्वी मोलर अमाउंट्स में हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज यहाँ पे मिलते हैं।
अच्छा, अब इसमें ना एक और थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। हाँ बोलो। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का मैम दोनों का फॉर्मूला सेम? हाँ जी सेम है बेटा, मैम C6H12O6। मैम डिफरेंस कैसे करेंगे? इनके स्ट्रक्चर में ना ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है। ठीक है। ओके मैम। हाँ अच्छा, अब इसमें ना एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि इसको हम इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोलते हैं। अगर तुम्हें याद हो, जब मैं तुम्हें केमिकल काइनेटिक्स में करवा रही थी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो मैंने यहाँ पे वहां पे एक वर्ड यूज किया था और मैंने कहा था मैं बायोमोलिक्यूल में बताऊंगी तुम्हें। तो अब सुन लो ऐसा क्यों था, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्यों बोलते हैं। देखो जो सुक्रोज होता है ना वो आपका डेक्सट्रोरोटेटरी होता है, उसके लिए आप स्मॉल डी यूज करते हो, ये मैंने बताया था तुम लोगों को। और जो ग्लूकोज होता है वो भी डेक्सट्रोरोटेटरी होता है, क्योंकि ये कायरल होता है। पहली बात है कायरल कार्बन इसमें प्रेजेंट होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर से मैं तुम्हें बता भी दूंगी। तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन होगा, तो जो इसका ऑप्टिकल रोटेशन होता है ना वो +52 पॉइंट समथिंग होता है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, +52 पॉइंट समथिंग होता है। और जो फ्रक्टोज होता है ना वो लीवो रोटेटरी होता है, उसका आता है कुछ -92.4 समथिंग, इतना इसका ऑप्टिकल रोटेशन होता है। ठीक है, तो अगर मैं ओवरऑल मिक्सचर की बात करूं तो ये क्या होगा, ओवरऑल मिक्सचर लीवो रोटेटरी माइनस वाली चीज ज्यादा में है ना, तो ओवरऑल मिक्सचर क्या होगा तुम्हारा, डेक्स्ट्रो या लीवो, लीवो रोटेटरी। शाबाश। तो आप देख रहे हो सुक्रोज क्या डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो से किस में जा रहा है आपका, लीवो में। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ठीक है, ये दोबारा भी आएगी ये चीज, मैंने यहाँ पे इसलिए बता दिया क्योंकि पता होना चाहिए था, बाकी ये दोबारा भी आएगी ये चीज, तो वहां पे एक बार दोबारा रिवाइज करा दो। ठीक है, तो यहां से आया वर्ड इन्वर्जन। ठीक है, बोलो डेक्स्ट्रो से लीवो में चेंज हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये रिएक्शन आके निकल जाती है, हमें मालूम ही नहीं पड़ता, हमें लगता है इतना आसान भी पूछा जाएगा क्या, लेकिन आपको ये ध्यान रखना। एनसीईआरटी की एक एक चीज, एक एक लाइन, एक एक रिएक्शन तुम्हें टिप्स पे होनी चाहिए, एक एक लाइन, एक एक रिएक्शन। स्टार्च से तुम कैसे बना सकते हो, जब तुम स्टार्च की हाइड्रोलिसिस कराते हो इतने टेम्परेचर और प्रेशर पे, मैं याद रखना है क्या, देखो याद रख सकते हो तो रख लो, बाकी तुम्हारी मर्जी है, नहीं रखोगे तो बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। अगर ध्यान रखा जाता है हल्का फुल्का तो याद रख लो। सेलुलोज की कराते हो आप हाइड्रोलिसिस या फिर स्टार्च की कराते हो, दोनों से हमें ग्लूकोज ही मिलते हैं। तो यहाँ पे एन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो जब आप स्टार्च, बेसिकली इनकी स्टार्च की हाइड्रोलिसिस कराते हो तो आपको बहुत सारी यूनिट्स मिलती हैं ग्लूकोज की। अब कितनी यूनिट्स मिलती है ये आपको नहीं पता, याद नहीं रखना है कितनी यूनिट्स मिलती हैं, क्योंकि ये क्या आपके पॉलीसेक्राइड्स में आता है। पॉलीसेक्राइड्स में कितनी यूनिट बोली है उसने, 1000 तक बोली है ना, 300 से 1000 बोली। 100 से 3000। तो पीछे से बंद करवाओ इसको, गानों को, 100 से 3000 तक। कुछ पूछना है तो चैट में पूछो, वरना अपना पीछे का जो चल रहा है बंद करवाओ उसको। हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पे। देखो ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज है, एल्डोहेक्सोज क्यों है, क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप उसमें प्रेजेंट होता है और 6 कार्बन उसमें होते हैं। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज C6H12O6। कौन अनम्यूट करके बैठा है खुद को, ची 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 की आवाज आ रही है मेरे को। देखो अब क्या करना अपने को, इसमें अपने को अब ग्लूकोज की रिएक्शंस याद करनी है बेटा। देखो अगर तुम्हारे स्कूल के एग्जाम की बात करूं, बोर्ड्स के एग्जाम की बात करूं, तो वहां पे सवाल कैसे आता है और जेई में कैसे आता है सुन लो। स्कूल के एग्जाम में ये आता है कि प्रूफ करके दिखाओ कि जो आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैं बना भी देती हूँ कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर बनाएंगे सारे,
अगर तुम सोच रहे हो कि सिर्फ मैम बनाएगी तो फिर भूल जाओ, तुम्हें आएगा बनाने। अपने हाथ से नहीं बनाओगे तो तुम, जब तक 4-5 बारी नहीं बना लेते। सो यहाँ पे CHO ग्रुप है, 6 कार्बन है, चेक करो। पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन पे ध्यान रखना है तुम्हें, OH और H की पोजीशन बदल गई है। OH आपका लेफ्ट में आ गया, बाकी सब में H और OH की पोजीशन सेम है। ठीक है, तो 6 कार्बन है यहाँ पे। तो तुम्हारे बोर्ड्स में कैसे सवाल आएगा कि प्रूफ करके दिखाओ, कि तुम 5 नंबर में आता है सवाल, प्रूफ करके दिखाओ कि जो ग्लूकोज है उसमें आपका CHO ग्रुप प्रेजेंट है, ये प्रूफ करके दिखाओ। 5 OH ग्रुप है, ये प्रूफ करके दिखाओ। CH2OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये प्रूफ करके दिखाओ, है ना। तो ये चीजें आती हैं। बट अगर मैं जेई की बात करूं तो जेई में ऐसा नहीं आता। जेई में सिंपल तुम्हें ग्लूकोज की रिएक्शन बोलेंगे कि जब ग्लूकोज HI के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। तो मैं इसको स्कूल के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगी, मैं इसको जेई के हिसाब से पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलिए आइए। तो यहाँ पे आपको 6 कार्बन दिख रहे हैं, ध्यान रखना। तीसरी पोजीशन पे OH है। अगर मैं तुम्हें बोलूं टोटल कायरल सेंटर यहाँ पे कितने हैं, ध्यान से देखो। हाउ मेनी कायरल सेंटर इन द फिशर प्रोजेक्शन, दिस इज फिशर प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज। आई होप याद हो, फिशर प्रोजेक्शन मैंने बताया था। तो यहाँ पे 4 कायरल कार्बन है। तो कितने कायरल कार्बन है, 4 कायरल कार्बन इन फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, चलो। पहली रिएक्शन आती है HI के साथ। जब आप ग्लूकोज की रिएक्शन कराते हो HI के साथ तो क्या होता है, HI होता है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज करे। रिड्यूस किसको करेगा ये, ग्लूकोज को, यस और नो। तुम्हें कुछ नहीं करना, जहां पे अब देखो ग्लूकोज का रिडक्शन करेगा, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से ऑक्सीजन निकाल देना हर जगह से। और जब तुम ऑक्सीजन निकाल दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखो, ये CH3 बन जाएगा। जब तुम इसको हटा दोगे, है ना, 2 H लग जाएंगे। यहाँ से इस ऑक्सीजन को हटा दो, 2 H, इसको हटा दो, 2 H, यहाँ से हटा दो, 2 H, यहाँ से हटा दो, 2 H, और यहाँ से हटा दो 3 हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गया तुम्हें, ये मिल गया हमें NH। दिख रहा है। तो जब तुम ग्लूकोज की रिएक्शन HI के साथ कराते हो तो तुम्हें क्या मिलता है, N-हेक्सेन मिलता है। और ये रिएक्शन करवाने पे हमें पता चलता है कि जो ग्लूकोज में 6 कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं। ठीक है, बताओ। इतना मुश्किल नहीं है अभी फिलहाल, चीजें अभी सही है। नेक्स्ट आओ। जब ग्लूकोज की रिएक्शन तुम हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कराओगे तो क्या होगा, बनाओ एक बार दोबारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, जब तक बनाते रहो जब तक तुम्हें रट ना जाए बनाना। एल्डिहाइड ग्रुप, HOH, तीसरी पोजीशन पे याद रखना OHH। अंजलि है, अंजलि, श्रुति, सुनिधि, मनीषा। यस मैम। ठीक है, अंजलि नहीं है ना, अच्छा अंजलि तो वहां गई हुई है, ठीक है। तो दिस इज योर ग्लूकोज। तो जब मैं इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कराती हूँ, देखना, तो यहाँ पे क्या हो इसको थोड़ा ऐसे, तो यहाँ पे देखो वाटर निकल जाएगा। क्या हमने ऐसी रिएक्शन की थी अमोनिया डेरिवेटिव्स में, कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन के साथ हमने करवाई थी रिएक्शन, अगर तुम लोगों को याद हो तो। एल्डिहाइड कीटोन में अब याद है कि नहीं है, भूल गए। हाँ जी संदीप, याद है, आर्यन, आदर्श, प्रिंस, खोजान, याद है, धनंजय, पीरबक्श, पीरबक्श है,
नहीं है, बहुत बढ़िया। देखना क्या बनेगा, पानी निकाल दिया ना तुम लोगों ने, ऑक्साइन बन गया। बस जो जैसा है वैसा बना लो। ठीक है, तो ये ऑक्साइन बन गया। तो ये एक और रिएक्शन है ग्लूकोज की। बेसिकली ये रिएक्शन करवाने पे हमें ये पता चलता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि आपको पता ही है ये हम जो ऑक्साइन बनाते हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड्स को यूज करते हैं। हाँ जी बोलो आदर्श। मैम इसका जो मिरर इमेज होगा ग्लूकोज का, वो भी ग्लूकोज ही बोल ले जाएगा ना, जैसे अगर हम इस OH को इधर रख दें थर्ड वाले को और बाकी सारे को उसके ऑपोजिट कर दें तो। नहीं बेटा, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में ये HOH तुम्हें ध्यान से लगाना पड़ेगा। अगर तुम HOH की पोजीशन चेंज कर दोगे ना, वो तो दूसरा मोनोसेक्राइड बन जाएगा वो। तुम ये बोल रहे हो ना कि अगर मैम इस OH को अगर मैं यहाँ पे लगा दूं तो वो ग्लूकोज ही रहेगा ना, यही पूछ रहे हो ना मेरे से? और मैम अगर बाकी सारे उसकी तरफ चले जाएं तो। मतलब ये बोल रहे हो कि तुम ये यहाँ मतलब सब उल्टा कर दो, मिरर इमेज बना रहे हो तुम, यही यस बोल मैम। रहे हो ना तुम? हाँ, तो वो ग्लूकोज रहेगा बट वो एल ग्लूकोज हो जाएगा। अब एल ग्लूकोज क्या होता है वो भी मैं 2 मिनट दो मुझे, वो मैं बताती हूँ। हाँ, इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो वो ग्लूकोज ही रहेगा, बट अगर तुम मान लो किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पोजीशन चेंज कर रहे हो तो वो दूसरा मोनोसेक्राइड वहां पे बन जाएगा। हाँ सिमरन? मैम ये नीचे ऊपर पॉजिटिव है मैम। नहीं नहीं बेटा, वो H है, दिख नहीं रहा होगा, ये लो H है, CH2OH। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन पूछा आदर्श ने कि जब मैं सारे ग्रुप्स को पलट दूंगी, यानी कि मिरर इमेज बना दूंगी, तो वो ग्लूकोज ही रहेगा। आंसर इज यस। ठीक है, लेकिन हाँ ध्यान रखना किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे चेंज कर दोगे फिर वो ग्लूकोज नहीं रहेगा मेरा बेटा। चलो ठीक है, ये ऑक्साइन वाली रिएक्शन हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब हमें करानी है हाइड्रोजन साइनाइड। बनाओ दोबारा ग्लूकोज। थर्ड पोजीशन का ध्यान रखिएगा प्लीज, क्योंकि इसी ग्लूकोज को यूज करके हम सारे स्ट्रक्चर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो जब मैं SCN के साथ रिएक्शन कराऊंगी तो क्या होता है पता है ना तुम्हें? साइनोहाइड्रिन बनेगा। तो बनाते हैं हम, क्या होगा यहाँ पे? साइनाइड लग जाएगा। एक मिनट नीचे बनाते हैं। बाकी सब सेम है, देखना एक बार, बाकी सब सेम है। इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ। क्या हुआ है देखो एक बार, यहाँ पे sp2 था ना आपका कार्बन पहले, और आपको पता है sp2 प्लेनर होता है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट साइड से और बैक साइड से अटैक कर सकता है, यस और नो? तो यहाँ पे आपका जो साइनाइड अटैक करा उस टाइम पे H और OH की पोजीशन आप कैसे दिखा सकते हो? एक बार OH आपको राइट पे दिखा सकते हो और एक बार आप कैसे दिखा सकते हो? लेफ्ट पे दिखा सकते हो, यस और नो? पैरेलल सेंटर जनरेट हो गया, बाकी सब सेम रहेगा। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है जहां पे हम एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ रहे थे। ठीक है, ध्यान रखोगे? श्रुति, मैम राहुल, इसमें कौन सा बना है? क्या बेटा? मैम कौन सा वाला बना है इसमें? कौन से वाला बना मतलब? मैम ये दोनों में से। नहीं, ये दोनों ही बनेंगे ना, बोथ आर पॉसिबल, मतलब बोथ आर फॉर्म, क्योंकि ओके आपका sp2 प्लेनर है ना, तो आपका एक बार OH राइट में भी दिखा सकते हो, लेफ्ट में भी दिखा सकते हो। ठीक है, बाकी सेम रहेगा नीचे, सिर्फ इस वाले कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी आपकी। हाँ हाँ सिमरन,
सिमरन कुछ कह पहले से है। अच्छा आदर्श, आदर्श आप बोलो मैम मेजर प्रोडक्ट इसमें राइट वाला होगा। क्या हुआ बेटा? मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट नहीं है इसमें, मेजर माइनर का सीन नहीं है, ठीक है। ओके। देयर इज नथिंग मेजर माइनर लाइक, ठीक है। दोनों बन सकते हैं। दोनों क्यों बनाया मैंने? बिकॉज sp2 कार्बन पे अपना क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जो है दो साइड से अटैक कर सकता है, जैसा अपन ने वहां पे देखा था, क्या बोलते हैं, कहाँ देखा था, कार्बोकेटाइन में ना, कार्बोकेटाइन प्लेनर होता है, ठीक है। यहाँ पे रेशमिक और रिटेंशन मत बता देना, यहाँ पे बहुत सारे कायरल कार्बन है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए आइए आगे आते हैं हम। ये हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं और रिएक्शन पे चलते हैं। देखो अब फिर से बनाओ ग्लूकोज। अगर बोर हो गए हो तो थोड़ा सा शॉर्ट कर लो, बस ध्यान रखना थर्ड पोजीशन पे कॉन्फ़िगरेशन OHH होती है, बाकी आप ऐसे बना लो, ठीक है। 6 कार्बन है ना टोटल। चलो अगर आप इसकी रिएक्शन बेटा ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हो, ये ब्रोमीन वाटर हर जगह दिखता है आपको, है ना, अभी फिनोल एनालिन में भी देख के आए हम। तो ब्रोमीन जो यहाँ पे आपका ब्रोमीन है वो किसकी तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद है तुम्हें, मैंने पी ब्लॉक में पढ़ाया था तुम्हें, ऑक्सीडाइजिंग पावर F2 की सबसे ज्यादा होती है, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसका मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है और नहीं ना ही मैं करवाती हूँ, ठीक है। अच्छा, ब्रोमीन वाटर क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। अब देखो ऑक्सीडेशन अल्कोहल का भी हो सकता है, प्राइमरी अल्कोहल का भी और एल्डिहाइड का भी, तो किसका होगा? एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन यहाँ पे होता है, प्राइमरी अल्कोहल का नहीं होता है। तो एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होगा तो वो किसमें कन्वर्ट होता है बताओ भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड में। बाकी सब सेम का सेम है, देखना कुछ और चेंज मैंने स्ट्रक्चर में नहीं किया है, प्लीज ध्यान से देखो, किया नहीं किया। तो जब आप क्या बोलते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट कराते हैं तो इससे ये पता चलता है कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। अच्छा, और इसका नाम क्या है? ग्लूकोनिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है, सिंपल। और अगर मान लो मैं कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कराती हूँ रिएक्शन तो क्या होगा? दोबारा से बनाओ ग्लूकोज। आ गया ना बनाने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर? जल्दी बताओ, क्योंकि अगर ये नहीं आया फिर मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में नहीं पढ़ा, मतलब नहीं सीख पाओगे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 ले लो। तो जब अब मैं नाइट्रिक एसिड के साथ कराऊंगी तो क्या होगा? ये तो ऑक्सीडाइज हो गई होगा, और अगर ध्यान रखना नाइट्रिक एसिड ही लेना, ठीक है। कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुम्हारे बुक में नहीं लिखा हुआ है, और वो देंगे भी नाइट्रिक एसिड। अब तुम ये मत पूछो मैम K2CR2O7 ले क्या, समझ रहे हो, HNO3 ही लेना। तो यहाँ पे क्या होगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा एसिड में, और प्राइमरी अल्कोहल भी किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा? एसिड में। पढ़ा था ना हम लोगों ने, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, फिर एसिड में हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे COH ग्रुप 2 इंट्रोड्यूस होंगे। ये कौन बार बार ज्वाइन कर रहा है और लीव कर रहा है? गर्व कहाँ थे तुम? अरे मैम यहाँ पे लाइट चली गई थी। अरे मैम ठीक है। तो ये वाला ग्रुप भी एसिड में चेंज हो जाएगा और ऊपर वाला भी एसिड में। तुम्हारा कितना छूट गया गर्म? ये पूरा ही रह गया? 9:21 पे गया था। ओहो, काफी कुछ रह गया फिर तो। कोई बात ना, रिकॉर्डिंग देख लेना फिर वो 10-12 मिनट की। तो यहाँ पे
दो COH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गए हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है ग्लूकैरिक एसिड या फिर सैकरिक एसिड भी बोल सकते हो इसको। स्पेलिंग आप देख लो यहां से, सैकरिक एसिड और ग्लूकैरिक एसिड, ठीक है। और अगर मान लो मैं ग्लूकोनिक एसिड ले लूं और उसकी रिएक्शन करा दूं मैं HNO3 के साथ, तो भी मुझे क्या मिल जाएगा? सैकरिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ग्लूकोनिक में क्या था हमारा? ये था ना, दिस इज ग्लूकोनिक। तो अगर आप इसकी HNO3 के साथ कराओगे तो प्राइमरी अल्कोहल विल आल्सो ऑक्सीडाइज टू COH ग्रुप। इस तरीके से करना है। वो ग्लूकोनिक एसिड के नीचे क्या लिखा हुआ है? कौन सा एसिड? ग्लूकारिक बेटा, ग्लूकोनिक नहीं, ग्लूकारिक। ये सैकरिक, यहाँ से देख लो स्पेलिंग अगर छोटा छोटा दिख रहा है तो। ग्लूकोनिक अलग है, ग्लूकारिक अलग है, कंफ्यूज मत होना। ग्लूकोनिक बना है ब्रोमीन वाटर से, जहाँ पे एक ही COH ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है। ग्लूकारिक HNO3 के साथ जो रिएक्शन कराई है, उसके बाद जो दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इंट्रोड्यूस हुए हैं, उसको आप बोल रहे हो ग्लूकारिक, ठीक है। मैम ऊपर जो ग्लूकोनिक लिखा है वो कौन सा वाला? कहाँ पे? ये वाला? यस मैम। ये रहा। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए स्ट्रक्चर नहीं बना के नाम लिखा है मैंने वहां पे। हाँ बोलो, बोलो बोलो। हो जाएगा। पलक, कृतिका हो जाएगा क्या? कृतिका, Yes, ma'am. ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। ओके, सो बेसिकली इस रिएक्शन से क्या पता चला था कि ग्लूकोज में आपका प्राइमरी अल्कोहल भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना, प्राइमरी अल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन होकर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में एसिड बनता है। नेक्स्ट आता है ग्लूकोज की। जब आप रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हो तो क्या होता है? आइए फिर बनाइए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ये नहीं बेटा, ब्रांचिंग में नहीं है। इसका मतलब ये है कि मैंने इसको देखना, इधर कहाँ गया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, लिख सकती हूँ मैं। इट डजंट मीन कि ब्रांचिंग में बेटा, ठीक है। ओके मैम। हाँ चलो आगे आओ। क्या करवा रही थी मैं? हाँ, जब आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रहे थे हम लोग, बनाओ। अब इसमें पूरा बनाना है ना। तीसरे कार्बन का ध्यान रखना। ये 4 नहीं है, H है। आई नो, मैं 4 बना देती हूँ। चलो ठीक है। एसिटिक एनाइड्राइड क्या होगा? ये वाली रिएक्शन हमने पढ़ी है पहले, याद करो। हम कार्बन ज्यादा हो गए। क्या हो गया बेटा? हाँ, कार्बन ज्यादा हो गया, बनाती हूँ, ठीक है। चलो, तो ये हमने रिएक्शन देखी है, एसिटाइलेशन करवा दी है हमने, है ना। तो बेसिकली जहां जहां पे OH है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OCO CH3 में। बोलो क्या कहते हो? थोड़े स्ट्रक्चर तुम्हें बनाने ही पड़ेंगे, कोई और ऑप्शन नहीं है बेटा। है ही पूरा खेल इसमें स्ट्रक्चर का, पूरे चैप्टर में। तो ये क्या बन गया आपका? ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, है ना। तो इससे क्या पता चलता है एसिटाइलेशन कराने से कि ग्लूकोज में कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है? बोलो 5।
हो जाएगा। मैम 5 मोल लेने होंगे ना इसके तो फिर? किसके बेटा? मैम ये जो आपने लिया है एनहाइड्राइड एसिड। हाँ, ये थोड़ा एक्सेस में लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, बट मेंशन करने की आपको जरूरत नहीं है ना कोई। हाँ, एक्सेस में लोगे तभी वो सारे OH ग्रुप को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, एसिटिक एसिटाइलेशन कर देगा, ठीक है। सो यस, यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि ग्लूकोज पेंटाएसिटेट यहाँ पे बन रहा है, सारे OH कन्वर्ट हो जाएंगे OCO-CH3 में, ठीक है। चलो आगे चलिए। ओके, आगे चलते हैं। देखो ये रिएक्शन थी, फिर से देख लो एक बार अपन ने कौन कौन सी रिएक्शन की, ताकि डिवाइस भी करा दूं साथ साथ। एक तो अपना ये था कि ग्लूकोज की प्रिपरेशन में आपको ये दो याद रखने हैं, सुक्रोज और ये स्टार्च से, ठीक है। डेक्स्ट्रो लीवो वाला वैसे तो बता दिया, अगर इन्वर्जन होता है एक बार दोबारा भी बता दूंगी। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में सबसे जो पहली रिएक्शन हमने देखी थी वो देखी थी, ध्यान रखना हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, कोई और मोनोसेक्राइड्स की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ध्यान रखना। आपको मोनोसेक्राइड्स में सिर्फ दो ही कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ध्यान रखना। बाकी किसी और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऊपर ऊपर से हम स्ट्रक्चर जरूर देख लेंगे थोड़ा बहुत, बट डिटेल में हमें इसको ही पढ़ना है। तो जब ग्लूकोज की रिएक्शन HI के साथ करा रहे हो तो एनेक्सेन मिलेगा, हाइड्रोक्सिलामीन के साथ करा रहे हो तो ऑक्साइन मिल रहा है, साइनाइड के साथ करा रहे हो तो साइनोहाइड्रेट मिल रहा है, ब्रोमीन वाटर के साथ करा रहे हो तो ग्लूकोनिक एसिड मिल रहा है। और ग्लूकोनिक एसिड और ग्लूकोज की रिएक्शन अगर तुम HNO3 के साथ करा रहे हो, विच इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो तुम्हें सैकरिक या तुम इसको ग्लूटैरिक एसिड भी बोल सकते हो। और जब तुम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करा रहे हो रिएक्शन, तो सभी पोजीशन पे क्या आ जाएगा, एसिटाइलेशन यहाँ पे हो जाएगी। तो अभी तक ये वाली रिएक्शन हमने पढ़ी है, ठीक है। आरुष है क्लास में? यस मैम। ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं ग्लूकोज के बारे में। तो डेक्सट्रोज का क्या मतलब है? डेक्सट्रोज और ग्रेप शुगर इसको बोला जाता है। आपका जो अंगूर होते हैं उसमें यही ग्लूकोज वाली शुगर होती है। सो डेक्सट्रोज का मतलब क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी से है ना, ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, C6H12O6। देखो अगर ग्लूकोज का जब तुम करेक्ट नाम लिखोगे ना तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आओ इधर। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कैपिटल D प्लस, ये माइनस नहीं है, बीच में हाइफन है, ग्लूकोज। देखो प्लस का मतलब है ये डेक्सोरोटेटरी है, जिसको मैं स्मॉल d से दिखा देती हूँ, बार बार मुझे ये भी ना लिखना पड़े, है ना। और कैपिटल D का मतलब क्या है कि ये डी कॉन्फ़िगरेशन का, अभी तुम्हें इसके बारे में नहीं पता कि ये क्या होता है, क्योंकि मैंने तुम्हें शायद कभी डिस्कस नहीं किया इसके बारे में। डी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से सुनना मेरी, कैपिटल D और स्मॉल d, कैपिटल L और स्मॉल l, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, मतलब आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है। यू कैन नॉट से कि अगर कोई कैपिटल D वाला ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट है तो पक्का वो डेक्सोरोटेटरी रहा होगा, ऐसा नहीं। हमें नहीं पता कि किसने क्लॉकवाइज घूमा, कौन एंटी क्लॉकवाइज घूमा। मैंने तुम्हें पहले बताया था जब मैं तुम्हें शायद RS कॉन्फ़िगरेशन बता रही थी। डेक्सोरोटेटरी या लीवोरोटेटरी ये हमें एक्सपेरिमेंटली ही पता चलेगा कि वो क्लॉकवाइज घूमा है, आपका ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमा है, आप ऐसे नहीं बता सकते हो। यहाँ पे मैं इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी बुक्स में लिख दिया है कि ग्लूकोज जो होता है वो डेक्सोरोटेटरी होता है, इसलिए हम कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे प्लस लगा पा रहे हैं। इज दैट क्लियर?
तो बड़े वाले डी का और स्मॉल डी का कोई लेना देना नहीं है, ना ही बड़े वाले एल और स्मॉल एल में कोई रिलेशन है। अब ये कैपिटल डी और कैपिटल एल होता क्या है, याद करो मैंने तुम्हें आर एस कॉन्फ़िगरेशन सिखाई थी। आर कैसे बताते हो आप और एस कैसे बताते हो। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं डी और एल यूज करते हैं। डी और एल कॉन्फ़िगरेशन क्या है कार्बोहाइड्रेट की वो बताता है। तो इसके लिए जो रेफरेंस यूनिट लेते हैं वो लेते हैं हम ग्लिसरल्डिहाइड। क्या लेते हैं? ग्लिसरल्डिहाइड, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड है। अगर तुम ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देखोगे तो वो ये है, दिख रहा है तुम लोगों को? दिस इज अ ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, बोलो हाँ के ना। चलो ठीक है। और यहाँ पे क्या बना रखा है इन्होंने, इसकी मिरर इमेज बना रखी है। बन जाएगी ना मिरर इमेज, क्योंकि क्या है कायरल सेंटर है ना, ऑप्टिकली एक्टिव है। सो यहाँ पे कैपिटल डी बताने का तरीका क्या होता है सुन लो तुम लोग। आपको क्या देखना है जो CH2OH के साथ वाला कार्बन है, ये वाला, वहां पे आप चेक करो OH की पोजीशन क्या है, क्या वो राइट में लगा है या लेफ्ट में लगा है। राइट में लगा है ना, तो उसको हम बोलते हैं ये डी कॉन्फ़िगरेशन का ही बताने का तरीका होता है। जैसे हम RS में क्या करते थे, सिप रूल्स पढ़ते थे, प्रायोरिटी देते थे, फिर हम डिसाइड करते थे ना क्या होगा। तो इसमें हम कैसे डिसाइड करते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड हमारी रेफरेंस यूनिट होती है। अभी मैं बाकियों के भी तुम्हें बताऊंगी कि ग्लूकोज कैसे डी आया है ना, एल कैसे होगा। तो आपको कुछ नहीं चेक करना, जो आपका CH2 के साथ वाला जो कायरल कार्बन होगा उसमें OH की कॉन्फ़िगरेशन देख लो। OH यहाँ पे कौन से पे है, राइट में है, तो आप इसको क्या बोलोगे, डी कॉन्फ़िगरेशन बोलोगे। ठीक है, हाँ या ना। यहाँ पे देखो OH आपके लेफ्ट साइड पे है, तो इसको आप क्या बोलोगे, बोलो एल कॉन्फ़िगरेशन का है। और दोनों ही क्या होती है, डी और एल, नोट करके लिखो। जो अभी आदर्श भी पूछ रहा था, डी और एल क्या है, आपस में मिरर इमेजेस होती है। ठीक है, बोलो। सिंपल है। चलो अब हम इसको रेफरेंस मान के चेक करते हैं कि ग्लूकोज की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डी है या एल है, जो मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना सिखाया। और ध्यान रखना मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो डी कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं, इसीलिए जितने भी हम लोग स्ट्रक्चर बनाना मैं तुम्हें सिखाऊंगी वो सारे तुम नोटिस करना मैम डी कॉन्फ़िगरेशन का ही लिख रही है। ठीक है, चलिए देखो एक बार इसको देख लो, वो फिर मैं बताती हूँ क्या लिखा हुआ। ये देखो ग्लूकोज ये रहा, ग्लिसरल्डिहाइड तुम्हारी रेफरेंस यूनिट है। CH2OH आपको क्या करना है, लास्ट सेकंड कार्बन को निहारना है। लास्ट सेकंड कार्बन क्या है, ये कायरल है। OH कहाँ लगा हुआ है बताओ भाई, राइट पे। तो ये कौन सा शुगर है, डी। प्लस क्यों आया है, क्योंकि ग्लूकोज डेक्सोरोटेटरी है। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से लिखना है। हाँ मैम एक और बार हाँ जी repeat- बोलो बोलो बोलो। मैम रिपीट कर दो। रिपीट कर दूं, देखो लास्ट सेकंड कार्बन चेक करना गर्ल, ठीक है। और आपको ये देखना है कि OH कहाँ पे लगा हुआ है, राइट पे लगा हुआ है, लेफ्ट पे लगा हुआ है। राइट पे लगा हुआ है तो आप इसको क्या बोलोगे, ये डी कॉन्फ़िगरेशन का है। ठीक है, मैम हाँ हाँ मैम आपने स्टार्टिंग में बताया था कि लीव और डेक्स्ट्रो दोनों होता है, वो कैसे होता है बता दोगे आप? लीवोडेक्स्ट्रो कहाँ बताया मैंने, मैम आपने स्टार्टिंग में कहा था ना ग्लूकोज जो है वो लीव और डेक्स्ट्रो दोनों होता है, लेकिन मैंने मैम जो कंसिडर होता है मैम वो डेक्स्ट्रो का होता है। यहाँ पे फिर से बोलो क्या कहना, क्या समझना चाहते हो तुम। ग्लूकोज हो तुम गया मैम। ग्लूकोज तुमने फ्रक्टोज को ग्लूकोज समझ लिया लगता है, ग्लूकोज आपका डेक्सोरोटेटरी होता है मेरा बेटा। ठीक है,
ऑल राइट, ऑल राइट। इसका जब मिरर इमेज बनाओगे तो वो क्या आएगा तुम्हारा, एल वाला होगा, एल ग्लूकोज होगा, है ना? बताओ, देखो। केयरफुली करना अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो, वैसे चांसेस कम होते हैं बट आया है एक दो बार। तो ये क्या होगा तुम्हारा, एल ग्लूकोज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें देखना है। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, देखना एक बार, पढ़ना, ये समझ। मैम एक बार स्लाइड दिखाना लास्ट वाली। एक मिनट रुक जाओ अब्दुल्ला, ये पढ़ना एक बार तो देखना समझ में आया। ठीक है। अगर आपका कोई डी प्लस वाले को रिलेट कर रहे हो ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो वो डी कॉन्फ़िगरेशन का है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, ग्लिसरॉल्डिहाइड को रेफरेंस यूनिट मान रहे हो। और अगर एल माइनस का है तो वो क्या होगा, एल कॉन्फ़िगरेशन का होगा। ठीक है जी। प्लस रिप्रेजेंट डेक्स्ट्रोरोटेटरी और माइनस रिप्रेजेंट लीवोरोटेटरी। ठीक है, हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो ना जो ये ऑप्टिकली एक्टिव है ना, तो अगर मान लो ये आपका क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो ये कहाँ घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। बोलो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे इन्होंने माइनस लिखा हुआ और यहाँ पे क्या लिखा हुआ उन्होंने, प्लस लिखा हुआ। ठीक है, लो मैम जो मिरर इमेज हमने बनाई थी अभी ग्लूकोज की, वो तो एल प्लस ही होगी फिर तो। क्या ग्लूकोज की जो मिरर इमेज है वो भी एल प्लस होगी फिर तो। बेटा, जो मिरर इमेज बनाई है, अगर ये इसको डेक्स्ट्रो घुमा, मतलब अगर ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो मिरर इमेज उसकी क्या होगी, मिरर इमेज आपकी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी ना फिर, क्योंकि डी और एल मिरर इमेजेस हैं आपस में। यस मैम। मैम जो आपने एल वाला बनाया है उसमें जो सेकंड लास्ट वाला है वो भी राइट में ही है, ओएच वाला। सॉरी, यहाँ पे वो एच आएगा बेटा, बाकी चेक कर लो। ठीक है, मिरर इमेज है ये। ठीक है, तो इस तरीके से बताना है। तो अगर वो तुम्हें बोले एल ग्लूकोज, तो तुम ये मत बना के आ जाना कि सारा ऊपर वाला सेम रख लेना और नीचे वाला यहाँ पे घुमा लेना। ठीक है, तो जब वो कैपिटल एल की बात करेगा तो ध्यान रखना वो किसके बारे में पूछ रहा है, जिसके बारे में पूछ रहा है फिर हमें उसकी मिरर इमेज बता के आनी है। भी एक दो क्वेश्चन में आप लोगों को बता दूंगी ताकि क्लियर हो जाए ये चीज। मैम ये एल माइनस प्लस एक बार कंफर्म कर दो, डाउट हो रहा है। देखो, पहले तो क्या नाम है, धनंजय। धनंजय, प्लस का और माइनस का, कैपिटल डी और एल से कोई लेना देना पहली बात नहीं है। जो ये प्लस और माइनस निकल के आता है ना, वो हमें एक्सपेरिमेंटली ही पता लगता है कि इसने क्लॉकवाइज घुमाया है या एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है। पहली चीज तो ये। ठीक है, तो कैपिटल डी और कैपिटल एल आपस में मिरर इमेजेस होंगे, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे हम लोग कैसे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लगा हुआ था, क्योंकि अगर मैं ग्लिसरॉल्डिहाइड देखूं तो यहाँ पे एक ही कैरल सेंटर है, आपको पता है एक ही कैरल सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव है, उसका मिरर इमेज बनेगा। यस और नो? तो अगर मान लो ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, तो ये डेक्स्ट्रो है, तो जो इसकी मिरर इमेज होगी वो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगी ना, यस मैम। तभी यहाँ पे माइनस है। ध्यान रखना, कैपिटल डी और कैपिटल एल आपका अलग चीज है, प्लस माइनस हमें एक्सपेरिमेंटली पता लगता है। तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि एल वाला लिख दो कि प्लस है या माइनस है, नहीं, वो सिंपल आपसे पूछेगा कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन का है, कैपिटल डी का है कैपिटल एल का, क्योंकि यही हमारे हाथ में है बता। समझ रहे हो? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। चलिए आइए क्वेश्चन करो।
बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आए, जितने आए हुए हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड वो मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। ग्लूकोज प्लस HI किस में कन्वर्ट होगा? आपका हेक्सेन में, मतलब फोर्थ डायरेक्ट लिख देती हूँ। ब्रोमीन वाटर के साथ आपका ग्लूकोनिक एसिड, एसिटिक एनाइडाइड, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ठीक है। और आपका ग्लूकोज प्लस HNO3 ये क्या आपका सैकरिक एसिड बनाएगा, तो ये तीसरा। तो फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये ऑप्शन। ठीक है। चल जाइए, देखो ये वाला क्वेश्चन जो है पूछा था, identify the number of structure from the following which can be correlated to D-glyceraldehyde। कैपिटल D वाला अपने को बताना है, मतलब रिलेट करके बताना है, ठीक है। सो चेक करते हैं हम लोग D वाला कौन सा होने वाला है। देखो ग्लिसरल्डिहाइड ये था मेरे पास, तो सेकेंड एसिमेट्रिक कार्बन ढूंढो, ये रहा यहाँ पे, ये CH2OH है बेटा, यहाँ पे H लगे हुए हैं, ठीक है। दिखा नहीं रखा, अंडरस्टूड है, ठीक है। देखो यहाँ पे OH राइट पे है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? D वाला ही आएगा, हाँ या ना? जो भी होगा D होगा, क्लियर है। यहाँ पे नहीं, C नहीं है इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी CH2OH है और यहाँ पे राइट में है, तो ये भी क्या होगा? D होगा। यहाँ पे देखो ये लेफ्ट में है, तो D तो नहीं है। अब यहाँ पे देखो इसको उल्टा लिखा हुआ है, हमें इसको सीधा करना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान रखना फिशर प्रोजेक्शन में जब आप नंबरिंग करते हो आयोटेक नेमिंग के लिए, वो टॉप से करते हो, और अगर आप टॉप से कर रहे हो तो CHO ग्रुप शुड बी ऑन टॉप, ध्यान रखना ये चीज। तो आपको इसको 180 से घुमाना पड़ेगा, समझ रहे हो आप मेरी बात? इसको ठीक करो कॉन्फ़िगरेशन को, यहीं पे ही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो अगर 180 से अगर इसको घुमा दोगे तो CHO तो ऊपर आ जाएगा तुम लोगों का, और जो ये OHH है तो जब उसको पलटोगे तो HO ये भी पलटेगा, यस और नो? जो OHH था वो HOH बन जाएगा, HOH OHH बन जाएगा, OHH HOH बन जाएगा, और ये क्या है? CH2OH है। तो अब यहाँ पे चेक करो, सेकेंड लास्ट कार्बन OH कहाँ पे है? राइट पे, तो ये भी D कॉन्फ़िगरेशन का रहा होगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा आ जाएगा अपना? फोर्थ आ जाएगा। तो अगर ऐसा सवाल पेपर में आता है तो ध्यान रखना, घुमा देना उसको 180 से, तो सारी पोजीशन भी जो CHO के साथ, क्योंकि जब आप घुमा रहे हो तो CHO के साथ ये आएगा नेक्स्ट कार्बन, तो उसकी भी घुमा देना, पलट देना। OHH है तो HOH कर देना, और फिर आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका ये आंसर आएगा। ये वाला करो फटाफट। हो जाएगा बेटा। कौन सा आ रहा है? देखो कौन सा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये वाला लास्ट वाला है ना। C कहाँ से आ गया भाई? गौरव C कैसे आएगा? D आएगा। तीसरी पोजीशन पे OHH होता है, बाकी पे तो सेम होता है। ओसाजोन मैं कल बताऊंगी, अब ये मैम ओसाजोन क्या है, इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा लगेगा 5-7 मिनट, तो कल बता दूंगी मैं। ये वाला क्वेश्चन करो।
स्टेटमेंट 1 और 2 पढ़ो। डी प्लस ग्लूकोज और डी, ये ध्यान रखना ये ब्रैकेट में जो है वो दिखा रहा है डेक्स्ट्रोलीवो, है ना। तो वो कह रहा है डी प्लस ग्लूकोज और डी प्लस फ्रक्टोज में से जब पानी जाएगा तो सुक्रोज बनेगा। क्या ये ठीक स्टेटमेंट है? हाँ या ना में जवाब दो। नो मैम। वेरी गुड। क्यों नहीं है कृतिका सही? मैम क्योंकि यहाँ के पे नेगेटिव होगा, क्योंकि जब ये इन्वर्जन होगा तो हाँ थोड़ा ठीक जा रही हो। फ्रक्टोज आपका लीवो रोटेटरी होता है बेटा, ठीक है, तो वहां पे ये आएगा। क्लियर है? तो इसीलिए स्टेटमेंट गलत हो गई है हमारी। नीचे वाली ठीक है। इनवर्ट शुगर इज फॉर्म ड्यूरिंग सुक्रोज हाइड्रोलिसिस, यस, तो ये ठीक है। तो पहली गलत है, दूसरी ठीक है। हो जाएगा। ये बताओ। क्या होगा इसका आंसर? ए। जो ग्लूकोज का आप लोगों को पढ़ाया उसकी मिरर इमेज बता देना, बना देना, तो ये आ जाएगा। ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन। अभी करवाया है, वेरी गुड। बाकी 11 बच्चे हेडलेस कर रहे हैं, 20 तो करने चाहिए थे यार। HNO3 के साथ सेक्रिक एसिड, HI के साथ एनहेक्सेन, ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोनिक और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं होगी इसकी, तो ये सेकंड, तो सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट। ठीक है, ये भी रिसेंट में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ये वाला करिए। वो वाला कौन सा शुगर है जो रेडिश ब्राउन पीपीटी नहीं देता है फैलिंग्स रिएजेंट के साथ? जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा वही नहीं देगा, है ना। अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है? मैंने कहा था याद रख लो, वैसे तो आगे जाके तुम्हें समझ में भी आ जाएगा, बट अभी के लिए सुक्रोज जो है इसका फाइनल आंसर है। डन। बस ये लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना इसको एक बार ट्राई करो क्या दिया हुआ है। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ, थोड़ा ध्यान से करो। क्या पूछा है यहाँ पे? C5H10O5 कोई कंपाउंड है, वो कह रहा है कि एसिटाइलेशन होने पे टेट्रा एसीटेट दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ आरुष? इसका मतलब क्या समझ में आया तुम्हें? टेट्रा एसीटेट दे रहा है, क्या क्या मतलब है? आर्यन क्या मतलब है इसका?
मैम इसका मतलब है कि इसमें 4 OH ग्रुप प्रेजेंट है। वेरी गुड। तो अब देखो सारे में 4 OH है या ज्यादा है? 4 है सब में, तो कुछ हुआ नहीं ना इससे, हमारा कुछ सॉल्यूशन तो नहीं निकला। फिर वो कह रहा है कि ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराई है तो एसिड मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ आरुष? कि क्या प्रेजेंट है अपने ए में? मैम इसका मतलब इसमें एसिड नहीं, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। और एल्डिहाइड हमें कहाँ पे दिख रहा है? सेकेंड और थर्ड में दिख रहा है, तो यानी कि ये तो हमारे हट गए। अब है HI के साथ कराने पे आइसोपेंटेन मिल रहा है, तो अब देखो किसको कराने पे आइसोपेंटेन मिलेगा, कौन सा ऐसा है स्ट्रक्चर दिख गया होगा आप लोगों को? यस, क्योंकि जब आप इसको HI के साथ कराओगे तो देखना क्या मिलेगा, यही है आइसोपेंटेन। क्योंकि अगर आप यहाँ पे कराते हो HI के साथ तो आपको N पेंटेन मिलेगा, है ना? तो ऑप्शन थर्ड जो होगा इसका फाइनल होगा। तो जितना आज मैंने कराया उससे यही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बाकी जब हम आगे चलेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, तो फिर और बाकी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही है। अपने रिमेनिंग पेंडिंग चैप्टर्स कंप्लीट कर लीजिए और अपना 30 नवंबर